Assalamu alaikum dear students of grade pre 9 and 9. Welcome to our first lecture of physics. आप अपनी फ़िज़िक्स की बुक को ओपन कर लीजिए। हम उसके पेज नंबर 3 से अपनी जो आज की रीडिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। जी, पेज नंबर 3 पे मैं रीडिंग भी करूँगा और आपको साथ में बताऊँगा भी। इन द 19th सेंचुरी, 19th का मतलब होता है 1800 समथिंग, मतलब जो 19वीं सदी होती है इसका मतलब है कि 1800 और उसके आगे मुख्तलिफ ईयर्स लाइक 20 समथिंग 30 समथिंग। तो 19वीं सदी के अंदर फ़िज़िकल साइंसेस, साइंस की वो ब्रांचेस जो फ़िज़िकल साइंसेस कहलाती हैं वो डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। इनको 5 मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया। फ़िज़िक्स को या फ़िज़िकल साइंसेस को 5 शोबों में तकसीम किया गया, 5 डिविजन्स इसकी बनाई गई। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मटीरियोलॉजी। ये जो साइंस की जो हमें आसपास अपनी दुनिया की जितनी चीज़ें नज़र आती हैं, कुदरत की जितनी चीज़ें नज़र आती हैं, जितने फिनोमिनाज हैं, इनको साइंसेस कहते हैं। तो साइंस को 5 बड़े डिसिप्लिन्स में, 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। उनमें एक थी फ़िज़िक्स, एक थी केमिस्ट्री, एक थी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब फल्कियात या आसमान के अंदर पाई जाने वाली, स्पेस में पाई जाने वाली चीज़ों के नॉलेज को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी अर्थ की स्टडी को बोलते हैं। अर्थ के डिफरेंट तरह के टेक्सचर, कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे रेत है, कहीं पे पत्थर है, किस तरह की साख्त है उसकी, इसको जियोलॉजी बोलते हैं। और मटीरियोलॉजी, मौसमियात। तो ये 5 डिविजन्स की गई। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज़ द फिज़िक्स। इनमें जो फंडामेंटल का मतलब है बुनियादी, इनमें जो सबसे बुनियादी जो शोबा था या डिवीज़न थी वो है फ़िज़िक्स। इन फिज़िक्स, ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन एक तरह से आ रही है। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर। फिज़िक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं, इनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। देखिए बच्चों, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि फ़र्ज़ किया आपने सर्दियों में अपने कमरे को ठंडा करने के लिए कोयले जलाए, ठीक है। आप बाज़ार गए, आपने बाज़ार से 1 किलोग्राम कोयले लिए और वो कोयले आपने फ़र्ज़ किया 1 kg कोयले रात को आपने बर्न किए, और उससे क्या हुआ कि उससे एनर्जी निकली, यानी कि हीट एनर्जी निकली, आपका कमरा गर्म हो गया और सुबह तक वो कोयले जल के ख़त्म हो चुके थे। अब वो 1 kg कोयले की जगह पे हार्डली 10, 20, 30, 40 ग्राम्स की उसकी राख रह गई। तो वो जो मैटर था जो 1 kg था रात को, अब वो मैटर बाकी रह गया था फ्यू ग्राम्स का। बाकी का सब मैटर गायब हो गया, ख़त्म हो गया, और कन्वर्ट किस में हो गया था, वो एनर्जी में, हीट एनर्जी में, जिसने सारी रात आपके कमरे को गर्म रखा। तो इससे ये मुझे पता चला इस एग्जांपल से कि जो मैटर है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। इसी तरह से एनर्जी भी मैटर में कन्वर्ट वापस हो सकती है। तो इसकी हम डिटेल ज़िंदगी में मज़ीद पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर और एनर्जी की आपस में इंटरेक्शंस को पढ़ती है, कि कैसे मैटर एनर्जी में चेंज होता है, कैसे एनर्जी मैटर पे असर डालती है। तो इनकी स्टडी को हम लोग फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ मैं ऊपर उछालता हूँ तो वो हवा में से वापस नीचे गिरती है आके, तो ये उस मैटर के ऊपर कौन सी एनर्जीज़ लग रही हैं, तो ये हमें फ़िज़िक्स समझाती है। सारी ग्रेविटी है, जो भी चीज़ें, ये फ़िज़िक्स में हम पढ़ते हैं। द लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। फ़िज़िक्स पढ़ते हुए हम जो डिफरेंट तरह के नेचर के लॉज पढ़ते हैं, मुख्तलिफ कवानीन पढ़ते हैं, वो हमें बेसिकली अल्लाह ताला को समझने में, नेचर को समझने में हेल्प करते हैं वो लॉज। तो अब कोई भी वज़नी चीज़ है उसको मैं उछालूँगा ऊपर तो वो अल्टीमेटली ज़मीन पे गिरेगी। तो ये क्या लॉ है, ये क्या प्रिंसिपल है, ये क्या कानून है? ये ग्रेविटी की जो कानून है, ये मुझे अल्लाह ताला की इस जो तख्लीक है, जो क्रिएचर है ग्रेविटी, मुझे उसको समझने में हेल्प करती है। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। हालिया सालों के अंदर जो साइंस में बहुत तरक्की हुई है, हैज़ बिकम पॉसिबल, ये सिर्फ किस वजह से मुमकिन हुई है, ड्यू टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। क्योंकि फ़िज़िक्स की फील्ड के अंदर हमने बहुत तरक्की की। जब फ़िज़िक्स में तरक्की हुई तो बाकी शोबाए साइंस में भी तरक्की हो गई। इसकी वजह भी है, इसका प्रूफ भी है। द टेक्नोलॉजीज़ आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। और जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हमारे आसपास हैं वो इन्हीं साइंसी कवानीन हमने जब अप्लाई किया, सीखा, तो डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ बन गई। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिज़िक्स। अब ये हमारे आसपास जितने गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स ले लें, टीवी ले लें, सेटेलाइट्स देख लें, आप ये सेलुलर मामले हैं, जितने भी आपकी जितने भी इंटरनेट है, ये जितनी भी चीज़ें हैं,
ये सब आमतौर पे फ़िज़िक्स के मरहूने मिन्नत हैं। मतलब इनका बायोलॉजी से या इनका केमिस्ट्री से वो ताल्लुक़ नहीं है जिस तरह इनका ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से है। तो फ़िज़िक्स ने इन तमाम चीज़ों को इतना मॉडर्न कर दिया कि बाकी के जो साइंस के सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, मीटीरियोलॉजी है और हज़ारों और शोबे साइंस के, वो सब भी तरक्की कर गए सिर्फ़ इसलिए कि हमने फ़िज़िक्स में तरक्की की। हमने ऐसे गैजेट्स बनाए, ऐसी मशीन्स बनाई, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए कि जिससे हम जो है तरक्की करते करते इलेक्ट्रॉनिक्स की शोबा आ गया। हमने नई नई इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें बनाई और उनसे हमारी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई। तो हमारे ज़िंदगी की जितनी भी आज मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ़िज़िक्स की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। तो कार जो है, जब वो भागती है या ब्रेक लगती है, तो ये मैकेनिक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक बनाई गई है, ठीक है। एंड अ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसी तरह हमारे घर में फ्रिज या हमारे घर में जो एसी है, वो कौन सी फ़िज़िक्स की ब्रांच के वजह से या उन असूलों के बारे में जानने की वजह से बना है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट। तो हीट की मूवमेंट्स को जब हमने फ़िज़िक्स में जान लिया, तो हम लोग इस काबिल हो गए कि हम अपने कमरों को ठंडा करने के लिए एसी बना सकते थे, अपने खानों को महफूज करने के लिए हम लोग फ्रिज बना सकते थे। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस, हमें शायद ही कोई ऐसी डिवाइस नज़र आती हो, मतलब हमें कोई ऐसी डिवाइस नज़र नहीं आती वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व, जहाँ पे फ़िज़िक्स इन्वॉल्व नहीं है। आपके घर के बल्ब से लेके, आपके पंखों से लेके, आपके घर की हर मशीनरी, आपकी और जितनी हर भी गैजेट जो है ज़रूरियात की वो चीज़ें फिज़िक्स आप की वजह से आपकी ज़िंदगी अच्छी में इस वक्त मौजूद है। अब आप पेज नंबर 4 पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे, और हम लोग इसके जो बॉटम पे टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, हम ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हर ऐसी मिक़दार जिसको हम लोग नाप सकते हों, जिसको मेजर कर सकते हों, उसको फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। सच एज़ लेंथ, जैसे कि किसी चीज़ की लेंथ को, किसी चीज़ के मास को, किसी टाइम फ्रेम को, एंड टेम्परेचर, और किसी चीज़ के टेम्परेचर को, इन चीज़ों को हम लोग नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए तमाम क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ये इसकी डेफिनेशन भी है। अ फिज़िकल क्वांटिटी पोजेसेस एटलीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी को नापते हैं, तो उसके अंदर दो खसूसियात होती हैं। एक तो उसकी मिकदार होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये उसकी मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं कहता हूँ, किसी की अगर हाइट हमने नापनी है, तो हम कहते हैं जी ये 6 फीट का है। इसमें जो 6 है वो इसका मैग्नीट्यूड है, वो इसकी मिकदार है, और फीट उसका यूनिट है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। जैसे अगर आपके घर वाले आपसे कहते हैं कि जाओ बेटा बाहर से 2 लीटर दूध ले आओ, तो 2 मैग्नीट्यूड है और लीटर उसका यूनिट है जिसमें हम उसको नाप रहे हैं। इस तरह से अगर आप कहते हैं जी मेरे घर से उसका घर जो है वो इतने किलोमीटर्स दूर है, मतलब फर्ज के 5 किलोमीटर्स दूर है, तो 5 उसका मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर जो है वो उसका यूनिट है जिसमें आप उसको नाप रहे हैं। या अगर आपकी अम्मी कहती हैं कि जाके 2 किलो चने की दाल ले आओ, तो 2 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड और केजी उसका यूनिट है जिसमें आप उसको नाप रहे हैं। तो जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट जिसमें उसको नापा जाता है। इनमें से कोई एक कहा जाए तो वो समझ नहीं आएगी। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि जी उस बच्चे की हाइट जो है वो 17 है। 17 क्या? 17 इंचेस, 17 किलोग्राम, 17 सेकंड्स क्या? आपको उसका यूनिट बताना पड़ेगा। जी हाँ, कि जिसमें आप उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, for example, if the height of a student is 104 centimeter, then 104 is the numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement, जिसमें आपको बता दी है। Similarly, when a grocer says that each bag contains 5 kilogram of sugar, he is describing the numerical magnitude as well as the unit of measurement. It would be meaningless to state 5 or kg only. जी, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि सिर्फ ये कहा जाए कि ये 5 है या किलोग्राम है, तो ये काफ़ी नहीं हो। तो हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो हमें उसके ऊपर उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और हमें उसका यूनिट भी बताना है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये दो तरह की हैं। बेस क्वांटिटीज़ जो बुनियादी हैं,
और फिर डिराइव्ड जो कि उनसे डिराइव की गई हैं। तो हम अपने नेक्स्ट पेज में जब जाएंगे तो हम उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। लेकिन हम इतना समझ लें कुछ बेस हैं जो कि किसी से डिराइव नहीं हुई हुई, वो खुद से ही बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो हैं जो कि खुद से बेसिक नहीं है बल्कि पहले से मौजूद 1, 2, 3 डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ के मिक्सचर के तौर पे बन के डिराइव की गई हैं। तो आप लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 5 पे। बेस क्वांटिटीज़, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब फिज़िक्स की ऐसी 7 क्वांटिटीज़ हैं विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि बेस बनाती हैं, फाउंडेशन बनाती हैं बाकी और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की। मतलब ये 7 जो हैं ये बेसिक हैं और फिर उनसे आगे बहुत सारी डिराइव की जाती हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़, और इनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। दीज आर, ये कौन कौन सी हैं? लेंथ, किसी चीज़ को लेंथ जो होती है वो बेसिक चीज़ होती है। किसी चीज़ का मास, किसी टाइम, किसी वाक़े का टाइम जो होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रोशनी की शिद्दत, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और किसी चीज़ में मादे की मिकदार। तो ये 7 थिंग्स ऐसी हैं जिनकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिराइव्ड नहीं हैं बल्कि ख़ुद से वो बेसिक हैं। अच्छा, तो डिराइव्ड क्या हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, और ऐसी मिकदारें या ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग विद रेफरेंस टू बेस क्वांटिटीज़, इनके उनके मिलाने से 2 डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ को या 3 डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ को मिला के जो हम लोग नई डिराइव करते हैं उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। दीज इंक्लूड एरिया, जैसे किसी जगह का एरिया है तो वो उस चीज़ की जो लेंथ्स हैं उनके मुताबिक उनको डिफरेंट तरह से मल्टीप्लाई करने से वो एरिया बन जाता है। या अगर किसी चीज़ की जो स्पीड है, या किसी चीज़ का वॉल्यूम है, या फोर्स है, या वर्क है, या एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो ये सब वो क्वांटिटीज़ हैं कि ख़ुद बेसिक नहीं है बल्कि पहले से मौजूद जो हमने ऊपर दी हैं 7 बेसिक क्वांटिटीज़, उन्हीं के मिक्सचर से, उनको मिलाने से मुख्तलिफ तरीके से ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, ये एक इदारा है, ये एक सिस्टम है जिसके तहत पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको एक तरह से नापा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई चीज़ वज़न के लिहाज से पाकिस्तान में ख़रीदनी है तो तब भी आप उसको केजीज़ में लेंगे, मतलब 5 केजी। तो जो 5 केजी पाकिस्तान का है वही 5 केजी अमेरिका में है, वही 5 केजी फ्रांस में है, वही 5 केजी अफ्रीका की किसी कंट्री में है, वही 5 केजी ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब ये अब सबके एक जैसे हैं, लेकिन एक दौर में ऐसा नहीं था। हर मुल्क के अंदर तोलने का, नापने का तरीक़ेकार अलग-अलग था, जिससे लोगों को ट्रबल होती थी कि फ़र्ज़ किया यहाँ पे हमने कपड़ा बनाया पाकिस्तान में और उसको हमने सेल करना है, और उस ज़माने के ट्रेडर्स ने फ़र्ज़ किया जाके इजिप्ट में, तो पाकिस्तान में वो कपड़ा जो है वो बन रहा है और उसको नाप रहे हैं हम लोग किसी और चीज़ के साथ, और इजिप्ट में जाके किसी और तरीके से नाप रहे हैं, तो वो बैलेंस हो नहीं पाता था। तो फिर पूरी दुनिया के अंदर इसको यूनिफॉर्म कर दिया गया। इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं। मजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग, मजरिंग का मतलब किसी चीज़ को काउंट करना नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर, वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। अब अगर हम चीनी या दूध की बात करें तो हम सिर्फ उसकी जो है ना वो मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे कि मुझे मेरे पास 5 चीनी है, फिर बताना पड़ेगा 5 किलो चीनी है। ये मेरे पास 3 दूध है, तो 3 क्या, 3 लीटर है, 3 क्विंटल है, 3 क्या। तो हम लोग उनकी क्वांटिटीज़ को पूरी तरह से जानते हैं, तब फिर बात बनती है। दस देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ फॉर मेजरिंग कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज़। तो इसके लिए ज़रूरत ये पेश की गई कि जनाब इनकी जनाब फ़िक्स की जाए, हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक यूनिट जो है ना वो तय कर लिया जाए कि जनाब जब हमने लेंथ नापनी है तो पूरी दुनिया में इस चीज़ से नापनी है, और अगर हमने किसी चीज़ का मैस नापना है तो पूरी दुनिया में इस चीज़ से नापनी है। अगर हम लोगों ने टाइम ड्यूरेशन को नापना है तो वो इस तरह से नापना। तो इसके लिए भी क्या हुआ, once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called unit. हम जिस चीज़ में, जिन यूनिट्स में जिस चीज़ को नापते हैं वो बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। With the development in the field of science and technology, the need of a commonly acceptable system of unit was seriously felt। जी, इसका जो मैं आपको मेन
क्रक्स है वो बताता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे उन्होंने तय किया कि जनाब ये जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो हमने अभी पहले पढ़ी हैं, इनको हम लोग इस तरह से एक यूनिट में नापेंगे और वो यूनिट सब लोगों ने अडॉप्ट कर ली है। अब पाकिस्तान में भी अगर आपने फासला नापना है तो आप मीटर्स में और किलोमीटर्स में नापेंगे, आप वो किसी और चीज़ में नहीं, जैसे पहले फरलॉन्ग हुआ करते थे ये चीज़ें, अब उसमें नहीं कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने पाकिस्तान में भी टेम्परेचर नापना है तो टेम्परेचर आपको उसके लिए वही आपके पास यूनिट है जो अमेरिका वालों के पास है, वही है जो दुनिया के किसी और मुल्क के पास है। अच्छा, ये इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई और फिर एक 11th जो कॉन्फ्रेंस थी पूरी दुनिया के मुल्कों की, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस इन 1960। 11वीं कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई उसमें चीज़ें तय पा गई। adopted a worldwide system of measurement called इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें तय पा गया जी कि ये ठीक है जी, हम इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को इन यूनिट्स में नापा करेंगे और उनको नाम दे दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज एसआई, उसको एसआई भी कहते हैं। इसके अंदर कुछ बेस क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने जो है ना वो इस्टेब्लिश कर लिया कि जी हम लोग इन चीज़ों को हमेशा इन यूनिट्स में ही नापा करेंगे। जिसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जी हम टाइम को हमेशा सेकंड्स में नापेंगे और फिर सेकंड्स के आगे डिफरेंट उसके ग्रेड्स हैं कि मिनट्स भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो उसका है वो है सेकंड। इसी तरह से अगर हमें टेम्परेचर नापना है तो वो दुनिया के हर मुल्क ने उसको केल्विन में नापना है। हालांकि सेल्सियस सेंटीग्रेड भी है, फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन उसको लिए वो कि जी केल्विन में नापा जाएगा। अगर आपने किसी चीज़ के मैस को नापना है तो उसको आप किस में नापेंगे, ग्राम्स में और किलोग्राम्स में, ठीक है। और इससे बड़े भी हो सकते हैं, टन्स भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक क्या है आपके पास, किलोग्राम। इसी तरह से अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी को नापना है कि इस वक्त आसमान पे या किसी कमरे में लाइट कितनी है, तो उसको हम लोग नापेंगे कैंडेला के अंदर, ठीक है। तो कितने कैंडेला लाइट है, तो ये पूरी दुनिया के अंदर एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन गया कि ये इन चीज़ों को नापने के ये यूनिट्स हैं और इससे चीज़ें बहुत आसान हो गई और क्वांटिटीज़ पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से नापी जाने लगी। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर जो है मैं इस पर इख्तिताम पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल था और इसमें चीज़ों को सुन के समझने की ज़रूरत थी। तो अगर आपको इस बेसिक जो अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसमें कोई दिक्कत हो तो आप उसके हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप इसके नोट्स फ़ौरन बनाइएगा। जितनी भी डेफिनेशंस हमने अभी यहाँ पढ़ी हैं इनको अपने नोट्स में लिखें, हेडिंग्स के साथ मार्कर से उसकी हेडिंग्स बनाएं और इन तमाम डेफिनेशंस को जो मैंने बताई हैं पढ़ाई हैं उनको आप अपने नोट्स में उतारें और उनको मेमोराइज़ भी करें ताकि जब आप उनसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपकी डेफिनेशंस ज़ुबानी याद हों। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इससे आगे हम लोग बेस क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।